मेरी माँ के गुजर जाने के बाद से ही मैं अपनी मामा के यहाँ रहती थी। मेरी मामी बहुत सुंदर थी, जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। शादी को भी 1 साल ही हुआ था। इस बीच मेरी मामी कई बार अपने मायके जा चुकी थी। मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर मामी का मायका था। मामी का बार बार मायके जाना मुझे अजीब लगता। एक दिन मैंने मामी से मजाक मजाक में पूछ लिया, मामी आप हर 15-20 दिन पर किसी न किसी बहाने मायके चली जाती हो, आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? मेरी इस बात पर मामी बहरा गई और बोली, मायके में मेरी माँ बीमार रहती है, घर में और कोई नहीं है। मेरे मामा मामी लखनऊ में रहते हैं, उसे देखने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा, समझी? मैं मामी की बात को सच मान गई और मुंह से निकले शब्दों पर पछताने लगी। दिन भर मुझे लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी मामी का दिल दुखा दिया। इसलिए शाम होते होते मैं मामी के पास गई और उनसे माफ़ी मांग ली। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। मैं सुबह जल्दी ही सेंटर पर पहुंच गई। वहाँ मुझे मामी के मायके की मेरी एक सहेली सुमन मिली। मैंने सुमन का फ़ोन नंबर लिया और उससे बोली कि अगली बार जब मेरी मामी मायके जाएंगी तब मैं उसे कॉल करूँगी। सुमन, जो मेरी पक्की सहेली थी, तब मेरी जासूस बन चुकी थी। मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। अब मैं घर से कहीं नहीं निकलती थी, घर में रहकर ही पढ़ाई करती और घर के कामों में मामी का हाथ बटाती। एक दिन सुबह उठी तो देखा मामी सर धजकर बिल्कुल तैयार है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वाहपुर में उनकी माँ बीमार है, आज जा रही हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगी। कुछ देर में मामी घर से बाहर निकली और ऑटो वाले को रोककर उसमें बैठ गई। उनके जाते ही मैंने अपनी जासूस सुमन को फ़ोन लगाया और उसे उसकी ड्यूटी पर लगा दिया। सुमन मेरी मामी के मायके की रहने वाली थी और मामी के बिल्कुल पड़ोस में ही रहती थी। सुबह से शाम हो गई और इस बीच में लगातार सुमन से संपर्क में बनी हुई थी, लेकिन मामी अपने घर नहीं पहुंची थी। तब मैंने मामी के नंबर पर फ़ोन किया। मामी ने फ़ोन उठाया और बोली, क्या बात है निकिता, क्यों फ़ोन किया? घर में सब ठीक तो है ना? मैं बोली, सब ठीक है। आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है मामी? मामी बोली, डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, दवाइयाँ दी थी, फिलहाल माँ ठीक है, कल शाम तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी निकिता। मामी की मीठी मीठी बातें सुनकर मुझे ज्यादा देर रहा नहीं गया। तब मैंने सीधा सवाल किया कि मामी तुम वाहपुर में अपने घर पर हो ही नहीं? मामी झट से बोली, निकिता तुमने भी हद पार करती हो, मैं और कहाँ जाऊंगी, बताओ तो। ठीक है मामी, अब अपना ख्याल रखना, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मामी का फ़ोन करते ही मैंने सुमन को फिर से फ़ोन किया और बोली, सुमन तू पक्का मेरी मामी का घर जानती है ना, यह मुझे बेवकूफ़ बना रही है। सुमन ने कहा, निकिता मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, तेरी मामी कौशल का घर मेरे घर के बगल में है, मैं बचपन से जानती हूँ उन्हें। तेरी मामी के पापा राजेश जज रहे हैं, पूरा वामपुर जानता है उनका घर। सुमन का फ़ोन करने के बाद मैं और ज़्यादा बेचैन हो गई। मैंने सोचा कि मामा को फ़ोन लगाकर अभी मामी के मायके भेज दूँ, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर सुमन गलत साबित हुई तो मामी की नज़र में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। रात 10 बजे मामा अपने काम से घर लौटे। मामी घर में रहती तो मामा को रात का खाना वही देती थी। मामी के ना रहते हुए मुझे ही खाना बनाना पड़ता था और घर वालों को देना पड़ता था। मामा ने आते ही मुझसे पूछा, निकिता मम्मी पापा को खाना खिला दिया तूने? तेरी मामी रहती है तो इन सब बातों का अच्छे से ख्याल रखती है। मैंने कहा, मम्मी पापा नहीं खाए हैं, अभी वो बोले कि शिवम आएगा तो एक साथ ही खाना खाएंगे, आप मम्मी पापा के कमरे में बैठो, मैं वहीं खाना लेकर आती हूँ। मामा पापा मम्मी के साथ खाना खाने बैठे। मैं गरम गरम रोटियां लाकर दे रही थी। इसी दौरान मैंने मामा से कहा, मामा मामी बड़ी सुंदर रोटियां बनाती हैं, लेकिन मेरे हाथों से हमेशा जल ही जाती है, आपकी बात हुई क्या मामी से? मामा बोले, तेरी मामी से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, मेरी सासू माँ बीमार है, आज दवा दिलाई है, वो कल शाम तक घर आ जाएगी। मैंने कहा, मामा ये कितनी गलत बात है ना, मामी की 4 भाई के होते हुए भी बूढ़ी माँ को गांव में अकेले छोड़ रखा है। अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करना उन लोगों का फर्ज बनता है कि नहीं? कब तक मामी परेशान होती रहेंगी? मामा ने कहा, निकिता तू कब से इतनी समझदार हो गई? वैसे मैं इस इशू पर तेरी मामी से बात कर चुका हूँ, वो कहती है उसकी माँ ही लखनऊ नहीं जाना चाहती, वो अकेली वामपुर में रहती है क्योंकि वहीं उनका दिल लगता है, वो वामपुर में आखिरी समय बिताना चाहती हैं। तो इसमें कोई क्या करे, उनके चारों बेटे उनके अपने साथ शहर में रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहती। मेरी सास के पास बहुत रुपया है निकिता, पिछले महीने मुझे अपने बिजनेस के लिए रुपयों की जरूरत थी, मैं बहुत परेशान था। मैंने सास से बोला, उन्होंने झट से मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। मेरे ससुर राजेश अलावा सिविल जज थे और मेरी सास भी अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हुई है, मोटा पेंशन मिलता है उन्हें। उनके सारे बेटे बहू अपनी अपनी जगह खुशहाल हैं। तीनों बेटे तो सरकारी नौकरी में हैं और एक बेटे का अपना बिजनेस है। लखनऊ वाले साले साहब ने तो बहुत आलीशान घर बनवाया है, लेकिन सासू माँ वहाँ भी नहीं जाती, कहती हैं इतने बड़े घर में मेरा दम घुटता है। मैं समझ गई कि मामी के बार बार मायके जाने से मामा को कोई दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि मामा जब भी अपने बिजनेस के लिए अपनी सास से रुपया मांगते हैं वो झट से उन्हें रुपया दे देती हैं। ये अलग बात है कि मामा अपना काम निकाल कर उन्हें रुपया लौटा देते हैं। सास और दामाद के बीच इस तरह की लेन देन चलती रहती है, इसलिए मामी जब मर्जी अपने मायके जाती हैं और मामा को कोई दिक्कत नहीं होती।
मामा और मामी एक ही कॉलेज में थे, दोनों में प्यार हो गया और घर वालों ने भी अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों की शादी करवा दी। वरना मामी की अमीर घर वालों के आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं। लेकिन ये कैसा प्यार है कि शादी के 3 साल में ही मन भर गया और इधर उधर मुंह मारने लगे। सबको खाना खिलाकर मैं सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर मामी वामपुर में माँ के पास नहीं है तो वो है कहाँ। मैंने एक बार फिर से सुमन को फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह मैं उठी तो मेरे फोन की घंटी बजी। सुमन का फोन था। मैं उसे कुछ कहती कि वो बोल पड़ी, निकिता तेरी मामी अभी अभी ऑटो से उतरकर अपनी माँ के घर में आई हुई है। सुमन से ये खबर सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मैं समझ गई कि मामी रात भर कहीं और थी और सुबह अपने घर पहुंची है ताकि वो अपने झूठ पर पर्दा डाल सके। मामी अब मामा को फोन करेंगे और अपनी माँ से बात कराएंगी ताकि मामा को किसी तरह का कोई शक ना हो। मैं कमरे से बाहर निकली और सुबह का नाश्ता तैयार करने में जुट गई। मामा नाश्ते पर बैठे ही थे, उनके फ़ोन पर मामी का फ़ोन आ गया और मामी ने अपनी माँ से मामा की बात कराई। नाश्ता कर मामा अपने काम पर चले गए। दिन का खाना बनाकर मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई। दोपहर में थोड़ी आंख लग गई। सुमन का फ़ोन आया तो वो बोली मामी अभी अभी वहाँ से निकली हैं। शाम 4 बजे तक मामी घर पहुँच गई और पापा मम्मी से मिलने के बाद सीधा वो मेरे पास आई और बोली, निकिता आजकल तुम्हें मेरी बड़ी चिंता होती है। कल तुमने फ़ोन किया तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोली, आपकी मम्मी की तबीयत अब कैसी है मामी? वो बोली, अभी तो फिर भी ठीक है। मामी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने बेड पर पड़े हुए मामी के चरित्र का विश्लेषण करने में लग गई। कैसी बचलन औरत है मेरी मामी, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मामी ने मेरे शरीफ मामा के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। ये औरत ऐसे बहुत कुछ। मामी ने मामा से लव किया था, लेकिन क्या लव ऐसा ही होता है? कैसी चरित्रहीन औरत है मेरी मामी। मामा के सामने बड़ी शरीफ बनती है। मैं मामी के चेहरे से नकाब उतारकर फेंक देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास मामी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए मैं खामोशी के साथ वक्त का इंतजार करने लगी। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि सुबह सुबह मामी फिर से मायके जाने के तैयार हो गई। मैं मामी से बोली कि कब तक वापस आओगी मामी? मामी बोली, कल दोपहर तक आ जाऊंगी। वो क्या है? मम्मी के खाते में उनकी पेंशन आई हुई है, वो बीमार है तो रुपया निकालने मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं बोली, ठीक है मामी, आप निश्चित होकर जाएं, मैं रात का खाना बना दूंगी। मामी के निकलते ही मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी। और स्कूटी स्टार्ट करके मैं मामी के ऑटो के पीछे निकल पड़ी। वामपुर की दूरी 10 किलोमीटर की थी, लेकिन ट्रैफिक और सड़क खराब होने की वजह से 1 घंटा लग जाता था। मामी वामपुर के रास्ते पर थी तो मुझे लगा कि मैं पीछा कर रही हूँ। मामी को इस बात का शक तो नहीं हो गया। तभी मामी का ऑटो करोल बाग की ओर मुड़ गया और कुछ ही देर में एक पुराने मकान के गेट के सामने जाकर रुक गया। ऑटो वाले को किराया देने के बाद मामी सीधे उस घर में चली गई। घर के बाहर लगी टूटी फूटी नेम प्लेट पर लिखे नाम को गौर से पढ़ा तो सुनील कुमार लिखा हुआ था। मैं हेलमेट लगाए हुए थी। वापस मुड़ी और अगले 1 घंटे में घर पहुंच गई। रात को सभी को खाना खिला देने के बाद मैं मामा से बोली, मामा मामी से बात हुई क्या आपकी? मामा ने कहा, हाँ शाम को बात हुई थी, अभी खाने के बाद एक बार फिर बात कर लूँगा। वैसे तो तुझे आजकल अपनी मामी की बड़ी चिंता होती है। मामा की बात सुनकर मैं कुछ बोलती कि मेरी नानी बोल पड़ी, शिवम बेटा तू तो दिन भर घर से बाहर रहता है, यही दोनों मामी भांजी सगी बहनों की तरह घर में रहती है, दोनों के बीच बहुत प्यार है। ये देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तेरी बीवी कौशल आज सुबह ही निकिता के रिश्ते की बात कर रही थी, तुझे भी बताया ही होगा। मामा बोले, हाँ कौशल के लखनऊ वाले भैया का एक साला है पंकज, यही करोल बाग में रहता है, अभी 1 साल पहले ही रेलवे में ज्वाइन हुआ है, उसी से निकिता के रिश्ते की बात कर रही थी। सभी को खाना खिलाकर मैं अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेटकर सोचने लगी कि मैं मामी के रिलेशन में कभी भी शादी नहीं कर सकती। वो औरत बच्चलन है, अपने परिवार में रिश्ता जोड़कर मामी अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहती है। और कहीं ये पंकज ही तो नहीं जिसके साथ मामी का चक्कर चल रहा है, क्योंकि मामा ने बताया कि पंकज करोल बाग का रहने वाला है। ये सब सोचकर मैं मामी को कोसे जा रही थी और मुझे मामा पर बहुत तरस आ रहा था कि वो जिस औरत पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं वो औरत तो छुपी हुई नागिन है। सुबह हुई तो सुमन का कॉल आया कि उसकी मामी अभी अभी माँ के घर पहुंची हैं। हर बार की तरह मामा के फ़ोन पर मामी का फ़ोन आया। मामा ने अपनी सास की बात की और पता चला कि मामी दोपहर तक घर पहुंच जाएंगी। धीरे धीरे सप्ताह गुजरते गए। इस बीच घर में मामी के साथ पहले जैसे ही बर्ताव करती ताकि उन्हें ज़रा भी शक ना हो। मैं उनके गहरे राज जान चुकी थी। एक दिन मैं घर से बहाना बनाकर निकली और सीधे करोल बाग उसी जगह पहुंची जहाँ मैंने पिछली बार मामी को जाते हुए देखा था। मैं उस मकान के सामने की किराना दुकान पर गई और हेलमेट सर पर लगाए हुए दुकान वाले से पूछी, अंकल क्या पंकज इसी मकान में रहते हैं? दुकानदार बोला, इस मकान में तो पंकज नाम का कोई नहीं रहता। मैंने और ज़्यादा सवाल नहीं किए और वापस घर आ गई। मैंने कसम खाई कि मैं इस बार मामी को रंगे हाथ पकड़ूंगी। एक दिन सुबह उठी
तो मुझे मामा से मालूम हुआ कि घर में लखनऊ से मामी के कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। मामी भी बड़ी खुश नजर आ रही थी और मामा भी सुबह से बिजी थे। 10 बजे तक घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। मामी के लखनऊ वाले भैया भाभी आए हुए थे, साथ में पंकज नाम का लड़का भी था। सभी मुझे देखने आए थे। मैं मनी मन बहुत गुस्सा हुई। एक बार तो लगा कि मामा को अभी सारी बात बता दूं, फिर कुछ सोच कर रुक गई। गुस्से को काबू कर सभी के साथ नॉर्मल बर्ताव करने लगी। आखिर शादी तो करनी नहीं थी, क्यों ना पंकज को थोड़ा और टटोल कर देखूं कि वो मेरे लिए यहाँ आया है या फिर मेरी मामी के साथ अपने नाजायज रिश्ते को एक नए रिश्ते का मोहर चढ़ाने जाता है। मैं पंकज के सामने बैठी। वो मुझे देखे जा रहा था, लेकिन मैं उसकी नज़रों को बर्दाश्त करने को मजबूर थी। अकेला होता तो मैं उसकी गिर जैसी आंखों को नोच लेती। मामी बड़ी जोश के साथ सभी मेहमानों की आओ भगत में लगी हुई थी। रिश्ता उनके मामी के भाई का था, लेकिन इस वक्त वो लड़की वालों की तरफ से ही थी। पंकज को देखकर मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरी मामी का आशिक ना होता तो लड़का बुरा नहीं था। सुंदर, गठीला और कामयाब लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। मेरे घर वालों को तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया। सभी शादी के लिए राजी थे। मामा ने समझदारी दिखाई और बोले कि लड़की का ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद ही शादी की तारीख तय करेंगे। मेरी ग्रेजुएशन में अभी 1 साल का वक्त था। मैंने राहत की सांस ली। मामी के काले कारनामों का भांडाफोड़ करने के लिए इतना वक्त काफी था। पंकज के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे और पंकज भी मेरे नंबर पर लगातार मुझे कॉल करने लगा। मैं उससे बात कर लेती ताकि मैं उसकी मंशा बखूबी जान सकूं। इस बीच पंकज मुझे कई बार बाहर मिलने की जिद करता। मुझे उसकी इस बात से बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने देती और हर बार टाल जाती। मैं इस ताक में थी कि मैं इन दोनों को एक बार रंगे हाथ पकड़ लूं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और इस बरसात में मामी के अंदर की हवस की आंख भड़क उठी थी। शायद इसलिए मामी ने मायके जाने की तैयारी कर ली। बड़ी देर तक इंतजार के बाद जब कोई ऑटो वाला नहीं मिला तो मैं मामी से बोली, मामी आज बारिश की वजह से शायद ऑटो वाला तैयार ना हो, इसलिए आज आप मत जाइए। मौसम ठीक हुआ तो कल चले जाना। मामी ने कहा कि नहीं, उन्हें किसी भी कीमत पर आज निकलना है। बड़ी मुश्किल से उन्हें ऑटो मिला और वो निकल गई। मामी के घर से निकलते ही मैं भी कॉलेज का बहाना बनाकर घर से निकल गई। मामी के कुकर्मों को अपनी आंखों से देखने वाला एक गवाह तो मेरे साथ, इसलिए मैंने सुमन को पूरी बात बता दी थी। उसे करोल बाग में ही बुला लिया था ताकि मैं अकेली न पड़ जाऊं। हल्की बारिश के बावजूद सही समय और बताई गई जगह पर सुमन मुझे मिल गई। मुझे मेरी सहेली पर नाज था जिसे मैं अपना मानती थी। वो चुड़ैल निकली। सुमन जो मेरी अपनी नहीं थी, वो इस वक्त मेरे लिए जान हथेली पर रखकर आ गई थी। अब स्कूटी पर सुमन और मैं मामी के ऑटो का पीछा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मामी का ऑटो उसी पुराने मकान के आगे रुका। मामी मकान के अंदर दाखिल हुई। मामी के अंदर दाखिल होते ही मैं और सुमन भी मकान तक पहुंच गए, लेकिन तब तक मेन गेट बंद हो गया था। मकान की बाउंड्री जर्जर हालत में थी। थोड़ी सी कोशिश में हम उस दीवार को फांद कर घर के अंदर दाखिल हो सकते थे। मैंने सुमन को गेट पर ही रुकने का इशारा किया और अपने मोबाइल से मामा को मैसेज टाइप कर दिया, मामा मैंने आपको लोकेशन सेंड की है, आप इसी लोकेशन पर जितना जल्दी हो सकता है पहुंच जाएं। आपके लिए यहाँ एक बड़ा सरप्राइज है। मैं डर रही थी ये सोचकर कहीं पंकज जैसे मुस्टंडे ने मुझ पर हमला कर दिया तो। उस चुड़ैल को तो मैं अकेला ही संभालूंगी, लेकिन पंकज को नहीं। इसलिए बाउंड्री से अंदर दाखिल होते ही मैंने सुमन से कहा कि वो गेट पर ही रुके और जैसे ही मेरी चीख सुने वैसे ही गली में शोर मचाना शुरू कर दे ताकि यहाँ लोग जमा हो जाएं। और मैं घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर से कोई बहुत पुराना भूत बंगला टाइप वाला मकान लग रहा था। एक छोटी गैलरी के बाद मुझे ठीक ठाक कमरा नजर आया। मैं धीमे कदमों से कमरे तक पहुंच गई, लेकिन तभी मामी को कमरे से बाहर निकलते देखा तो मैं डर गई और मेरे पैरों से लगकर वहां रखा गमला नीचे गिर गया। मुझे वहां देखकर मामी चौंक गई और बोली, निकिता तुम यहाँ? मैं भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई और बोली, मैं अकेली नहीं हूँ, गेट पर मेरी सहेली खड़ी है और मामा भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मैंने उन्हें लोकेशन सेंड कर दी है। तुम्हारे पापा का घर अब भर चुका है मामी, निकालो उस गुंडे को बाहर जो मेरा पति बनने निकला था। तुम दोनों ने भी गजब की प्लानिंग की थी, लेकिन मैं तुम्हारी इस खौफनाक प्लानिंग को पहले ही समझ गई थी। मामी के चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ चुका था। वो बोली, निकिता तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अंदर पंकज नहीं, मेरी बूढ़ी माँ है। अंदर आओ और खुद देख लो। मैं गुस्से से बोली, झूठ मत बोलो कौशल, तुम्हारी माँ तो वहाँ वामपुर में रहती है। मामी कुछ कहती इससे पहले सुमन भी वहां पहुंच गई। सुमन को देखकर मामी और भी हैरान हो गई और बोली, दोनों अंदर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम दोनों डरते डरते कमरे में पहुंचे तो देखा कि बेड पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, जिसे देखकर हम दोनों का गुस्सा खत्म हो गया। मैं कुछ बोलती तभी मामी ने कहा, इस माँ ने मुझे जन्म दिया है और वामपुर वाली माँ ने मुझे पाला है। हम 6 बहनें हैं। मेरे पापा लोकेश वामपुर में राजेश अलावत के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। लोकेश के एक के बाद एक लड़के ही पैदा हो रहे थे और इधर मेरे पापा मम्मी की 5 लड़कियां हो गई थी। जब मेरी ये माँ 6ठी बार प्रेग्नेंट हुई तो लोकेश अंकल की बीवी यानी कि मेरी वामपुर वाली माँ ने मेरे पापा से कहा कि अगर इस बार भी उनकी बेटी हुई तो वो जन्म होते ही उस बच्ची को उनके हवाले कर देंगे। वामपुर में उस बच्ची की अच्छी परवरिश होगी। यही सोचकर मेरे माँ बाप राजी हो गए
और मेरे जन्म के साथ ही मुझे वामपुर में राजेश अंकल के हवाले कर दिया। जैसे मेरे पापा ने सोचा था, मेरी परवरिश उससे भी अच्छे माहौल में हुई। 3 साल पहले जब तुम्हारे मामा से मेरी शादी हुई, तब तक मैं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन 2 साल पहले मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप का देहांत हुआ। तब मुझे माँ ने बताया कि मेरी असली माँ वो नहीं है, वामपुर वाली मेरी माँ इतनी महान औरत है कि वो अब तक मेरी इस माँ की देख रेख का पूरा खर्च उठाते आए हैं। एक परमानेंट मेड यहाँ ही माँ के साथ ही रहती है, जो बेटी की तरह मेरी माँ की देखभाल करती है। उस मेड के बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका पूरा खर्च वामपुर वाली माँ उठाती है। 10-15 दिनों पर जब वो मेड अपने घर जाती है, तब माँ की देखभाल के लिए इसके पास मुझे आना पड़ता है। कई बार सोचा कि तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई और सोचा कि जब माँ का देहांत होगा तब बता दूंगी। थोड़ी देर में मामा भी लोकेशन पर पहुंच चुके थे और उन्हें पूरी बात की जानकारी मिल चुकी थी। मामा ने मामी को गले से लगा लिया। मामी ने मेरी इस गलती को माफ़ कर दिया और मामा को भी ये भनक नहीं लगने दी कि मामी का पीछा करते हुए उनके घर पहुंची थी। मैं मामी के घर ही बैठी थी, पंकज का कॉल आ गया। मैं फ़ोन लेकर बाहर निकल गई और बोली, हेलो पंकज, तुम कहाँ हो? पंकज बोला, मैं तो यहीं करोल बाग। तुमसे कहता हूँ ना कि स्कूटी से कभी इधर उधर मत जाया करो, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं। मैं बोली, एड्रेस और लोकेशन सेंड करो, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच रही हूँ। करोल बाग में शाम तक रुक कर मामा घर चले गए। सुमन अपने घर फ़ोन कर करोल बाग में मामी के पास ही रुक गई और मैं मामी को बताकर पंकज के फ्लैट पर पहुंच गई। शक इंसान की बहुत बड़ी बुराई है। इस शक की वजह से ना जाने कितने घर उजड़ गए हैं। इसलिए सिर्फ शक के आधार पर किसी भी निर्णय तक पहुंचने से हमेशा बचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।